एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम इनसाइट पे ये वीडियो देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा जो कि 16/2/2015 को संपन्न हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। और जो लोग भी नए हैं उनको ये बता दिया जाए कि इस टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आ रखे हैं, तो चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट मिलेगी या डिस्क्रिप्शन से ही आप लोग लिंक उठा के देख सकते हैं। ये आपको PYQs का है, स्पार्क पब्लिकेशन के वीडियोज़ हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी केरल। तो साइलेंट वैली जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है आपको, तो वो है आपको केरल में। कहाँ है, केरल में है। आगे देखते हैं, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी मांडोवी, ऑप्शन सी तापी या ऑप्शन डी पेन्नार नदी। तो कौन सी नदी पे स्थित है आपको गोवा, तो गोवा है आपको मांडोवी नदी पे। किस पे है गोवा, मांडोवी नदी पे स्थित है। आगे है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समान वायुमंडलीय दाब को। किसको करती हैं, समान वायुमंडलीय दाब को, समदाब रेखा जिसको आइसोबार भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, कच्छ के रन में समाहित होती है पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लूनी नदी। क्या हो जाएगा, लूनी नदी। आगे देखते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे, तो ये थे आपको अमेरिका से। कहाँ से थे ये, अमेरिका से थे। और नॉर्मन बोरलॉग को किसके लिए जाना जाता है, थोड़ा सा अगर ये जानना है तो ये आपको हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं पूरे विश्व भर में। भारत में कौन माने जाते हैं, तो ये आपको MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, जिनका अभी निधन हो चुका है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छूताछूत उन्मूलन से संबंधित है, मतलब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है ये। छूताछूत थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्ड हो जाता है। अनटचेबिलिटी अगर याद रहे आप लोगों को तो वो काफ़ी इजी होगा। तो अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है आपको, तो अनटचेबिलिटी है आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से रिलेटेड। किससे है, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आगे है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना है, ऑप्शन ए पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, ऑप्शन बी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ऑप्शन सी पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की जो अवधि है, देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, कितने वर्षों की है, 5 वर्षों की अवधि है, जो कि आपको परिणाम घोषित करने की तिथि के बाद से की जाती है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेंगे इसके। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, ऑप्शन सी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, या ऑप्शन डी धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो यहाँ से तो हम लोग ऑप्शन डी को ऐसे ही काट सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक तो लोकसभा में लाया जाता है। ये हो गया आपको। और यहाँ देखिए कि इसका सही आंसर क्या लग रहा है, इसका सही आंसर लग रहा है ना ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। आगे ऑप्शन रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है,
ऑप्शन बी राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अड़ों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतीक ग्लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। या ऑप्शन डी राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। इसमें आपको गलत पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं, जैसे देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो 2:3 है, 2:3 है इसका अनुपात, आप लोग देख सकते हैं इसको। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अड़ों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 24 होती है। और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय धुन बजाने की जो पूर्ण आधिकारिक अवधि होती है वो कितने सेकंड की होती है, तो सिर्फ 52 सेकंड की होती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से भी आप लोग इसको ईजिली टैकल कर लीजिएगा। और सी जो है राष्ट्रीय प्रतीक ग्लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपको अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम प्राप्त हो, 1/7 से कम प्राप्त हो, 1/6 से कम प्राप्त हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 जो है ना, 1/6 से कम प्राप्त हो तो वो अपनी जमानत की राशि खो देगा। 1/6 अगर उससे भी कम प्राप्त हो उसको, तो वो अपने जमानत की राशि खो देगा, लोकसभा या विधानसभा दोनों में। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लेंगे ये कहाँ हुआ था आपको। तो ये हुआ था आपको बम्बई में। बम्बई में अगर एग्जैक्ट पूछे तो ये हुआ था आपको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। इलेक्शन का ईयर है तो थोड़ा पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो इसके पास कितने होने चाहिए, कम से कम 55 सांसद होने चाहिए। कितने, कम से कम 55 सांसद होने चाहिए। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितनों दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुखिया के लिए, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको 7 दिनों बाद। कितने दिनों बाद, तो 7 दिनों बाद। आगे देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आम चुनाव के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था ये, 1952 में हुआ था। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे। हाँ देखिए, एक सेकेंड, 1952, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। ऑप्शन ए 19:10, ऑप्शन बी 15:50, ऑप्शन सी 75:25 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको 19:10। नरेगा योजना का जो खर्च है केंद्र और राज्य के बीच 19:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण। तो 2 युद्ध, जो पाक और चाइना का जो युद्ध था, अगर आप लोगों को याद है तो कौन से मतलब पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, और जिन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है पंचवर्षीय योजना, वो और भी वीडियोस है मेरे इस चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी ही इजी वे में मिल जाएंगे, मतलब आप लोग उसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं कवर वहाँ से। तो देख लीजिएगा एक बारी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पंचवर्षीय योजना। हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पंचवर्षीय योजना से एकदम पूछता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी स्वामी अग्निवेश।
तो बिहार में पूछ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको सहजानंद सरस्वती ही किए थे। कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती ही किए थे। और पहले बिहार में हुआ था 1929 में, उसके बाद आपको अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में पूरे इंडिया में हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ रखी गई थी, मतलब अगर नींव पूछे या बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ईयर पूछ ले तो ये आपको 1929, अगर लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिएगा 1929। और पूरे भारत में तो अखिल, मतलब अगर पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा तो ये आपको 1936 में, और ये भी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। आगे है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा की चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है आपको? नील दर्पण किससे रिलेटेड है? तो दीनबंधु मित्र से। इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बस याद रखिए कि नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से किसका है आपको संबंध? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी। डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, पंचायती राज से कौन संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन देख लीजिए, नहीं ऑप्शन में ऐसा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। आगे है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या सार था? ऑप्शन ए सड़कों का निर्माण, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी लोक भागीदारी, या ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है? अगर नॉर्मल भी गेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? लोक भागीदारी, ना कि परिवार नियोजन। जिसने भी यहाँ पे मार्क किया है वो गलत है। लोक भागीदारी इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामुदायिक विकास पूछ रहा है ना, तो लोक भागीदारी। आगे है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी क्रीड़ा परिशिक्षण, या ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको, ये तो खेलकूद के लिए दिया जाता है ना, तो क्रीड़ा मतलब खेलकूद होता है, तो ये आपको क्रीड़ा परिशिक्षण के लिए। आगे है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपको मेजर ध्यानचंद से संबंधित। किससे है? मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। आगे देखते हैं, इसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है, रोमन मैग्सेसे कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? फिलीपींस के। आगे है, इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए। आगे है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये तो उस टाइप का करंट का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे ही आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको रूस में हुआ था, अभी रिसेंट में जो हुआ है शीतकालीन ओलंपिक, या अभी जो ओलंपिक हुआ है पैरा ओलंपिक, इन सब चीज़ों को देखते हुए जाइएगा। आगे देखते हैं, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? ये है आपको अफ्रीका में। कहाँ है सहारा रेगिस्तान? तो ये आपको अफ्रीका में है। आगे देखते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आ गया कप, और मतलब खेल और उनसे रिलेटेड जो कप मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या उनसे रिलेटेड पुरस्कार जो मिलते हैं, या कितने खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार कांस्टेबल, इस टाइप के एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा आप लोग देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब लिंक तो है ही, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी अलग से, तो वहाँ से जाके आप लोग चैनल विजिट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए, तो मिल जाएगा आप लोग को। ये आपका डुरंड कप किससे है? फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? नोबेल शांति पुरस्कार पूछा है 2014, तो किससे रिलेटेड है ये आपको यूसुफ मलाला से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहू किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। बिहू किससे है? असम से रिलेटेड है। आगे है, पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, पेरू की राजधानी क्या है? तो ये है आपको लीमा। देखिए ये भी आ गया ना आपको कि राज्य और उनकी राजधानी, या आपको देश या उनकी राजधानी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये ना जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो बुक है ना,
बिहार दरोगा वाली, उसमें आपको ना जो विविध के प्रश्न है वहाँ से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। या आप लोग चाहे तो इसको ना मतलब और भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उनके बुक से ना बहुत अच्छे से मतलब कवर हो जाते हैं। PYQs तो होते ही हैं, लेकिन जो विविध का पोर्सन है ना वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अभी बंद है वो कहाँ पे है? तो वो आपको कहाँ पे है? ये आपको यूक्रेन में है। कहाँ है ये? यूक्रेन में। अगर पूछता है रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी थोड़ा बहुत तो न्यूज़ में है ही, अगर पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ये आपको यूक्रेन में है। आगे है, जापान की मुद्रा क्या है? जैसे देखिए कंट्री, उससे रिलेटेड वहाँ के मतलब राजधानी और मुद्रा, ये तो एकदम पूछना ही पूछना है। जैसे वो खेल वाला था वैसे ही ये मुद्रा और उसके राजधानी के बारे में पूछता है। तो जापान की मुद्रा क्या है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। जापान की मुद्रा क्या है? आप लोग भी सोचिए क्या है जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा आपको येन है, ना कि युआन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। आगे है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? नहीं किया पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझ में आता है इससे। नीलोफर देख लीजिए, यही समझ में आता है कि अगर चक्रवात कुछ आया है अगर 1-2 सालों में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये किसने लिखी है आपको? ये लिखी है आपको ऑप्शन डी खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। आगे है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि गलत मार्क है, ये आपको APJ अब्दुल कलाम की बुक है। किसकी है विंग्स ऑफ फायर? APJ अब्दुल कलाम की बुक है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आगे देखते हैं, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज। आगे देखते हैं, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? तो ये किसको बोला जाता है? ये तो काफ़ी इजी है, क्यूबा को बोला जाता है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को बोला जाता है। का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपको 4 डिग्री C पे, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री C पे, जिसकी वजह से मतलब यहाँ जल का जो घनत्व है ना वो अधिकतम हो जाता है, तो जमने पर जल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, इसी वजह से इसका आयतन बढ़ जाता है और बर्फ़ जो है जल के ऊपर तैरने लगती है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? तो UNO, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये आपको 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। आगे देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? यहाँ पे आज़ादी के समय पूछ रहा है, आज़ादी के समय पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। अगर पूछता स्वतंत्रता के बाद मतलब आज़ादी के बाद पूछता तो सी राजगोपालाचारी हो जाते, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आज़ादी के समय, तो ये कौन था? ये था आपको लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? ICS अधिकारी पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन थे आपको? ये थे आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। ये कौन थे आपको? A.O. ह्यूम थे। आगे है, म्यांमार की नई राजधानी है। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो ये है आपको नेपी दाव। क्या है? नेपी दाव है। आगे अभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कंफर्म होके कि करंट में यही है या चेंज हो गई है। आगे है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपको भीष्म साहनी। आगे है, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? रणजी ट्रॉफी 2013-14 का पूछ रहा है रणजी ट्रॉफी, तो आपको क्या करना है? करंट का देख लेना है, कौन जीता था उस टाइम में? कर्नाटका जीता था। आगे है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वहाँ पे देखिए पूछा वाइसराय और अभी पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थे भारतीय आज़ादी के समय में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, क्योंकि यहाँ पे रघुराम राजन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल मतलब उस टाइम के लिए सही होगा, बट अभी के लिए तो एकदम गलत है। आप लोग बताइए कि RBI के करंट गवर्नर कौन है?
करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता चले कितने लोग वीडियोस देखते हैं और पढ़ने का मन भी होता है उनका। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थी? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक थी। आगे देखते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता ये कब साइन हुआ था भारत और चीन के बीच में? तो ये आपको हुआ था 1954 में। कब हुआ था ये आपको 1954 में हुआ था। यहाँ पे गलत मार्क दिया हुआ है 1962, ये आपको 1954 में हुआ था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ। पंचशील समझौता याद रखिएगा, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अभी अगर पूछ दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 में हुआ था। आगे है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए यहाँ पे आ गया यह क्वेश्चन, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था ना नॉर्मन बोरलॉग के टाइम में, तो ये आपको MS स्वामीनाथन। भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। आगे है, आंग सान सू की जो कि NLD की नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये किससे है? म्यांमार से संबंधित है। आगे है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो ये कब साइन हुआ था आपको? पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो ये आपको 1932 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1932 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। आगे है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और गिर कहाँ पे अवस्थित है आपको? तो गिर कहाँ पे है? गिर एक वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपको गिर से गुजरात याद रखिएगा। गिर कहाँ पे है? तो ये आपको गुजरात में है। आगे है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? किस रियासत से? तो ये आपको त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन या ऑप्शन डी कारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो अध्ययन किया है यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये कौन थे आपको? ह्वेनसांग। ये कौन थे? ह्वेनसांग। और अगर पूछे कि ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे भारत में, तो H से ह्वेनसांग और H से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखिएगा, ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। यह आपको हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। और इनकी अपनी पुस्तक भी थी CU की। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? CU की। आगे है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था वो कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था आपको? 26 जनवरी 1930 लाहौर में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। 55 प्रश्नों का था ये सामान्य अध्ययन वाला सेशन हमारा, और आगे साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।